मैं एक बाब था अफसानाए वफा का मगर, तुम्हारी बज़्म से उठा तो एक किताब बना। नमस्कार, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं घूमता हुआ आईना। तो बीजेपी जब से सत्ता में आई है दोस्तों, उसकी सारी राजनीति एक तरफ अखंड भारत के नारे को बुलंद करने और दूसरी तरफ देश की आत्मा को कई हिस्सों में खंडित करने की रही है। पिछले 7 सालों में इंडिया यानी भारत को जबरन हिंदू राष्ट्र साबित करने की बीजेपी की चालें अब खुलकर नजर आने लगी हैं। जो इन चालों के खिलाफ आवाज उठाता है, बीजेपी उसे ही देश विरोधी या देशद्रोही साबित करने पर तुल जाती है। अखंड भारत के संघ के सपने को पूरा करने की ये सनक अब भारत के लिए खतरनाक साबित होती जा रही है, जिसे वक्त रहते काबू में करना बहुत जरूरी है, वरना न देश बचेगा न संविधान, रह जाएगी तो केवल कुछ लोगों की आजीवन राज करने की महत्वाकांक्षा और धर्मांधता। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने हाल ही में संसद में मोदी सरकार को इसी खतरे से सावधान किया है और बहुत बारीकी से भारत में बन रहे 2 भारत की तरफ ध्यान दिलाया है। राहुल गांधी ने भारत को राज्यों का संघ बताया जो साझेदारी और परस्पर बातचीत से चलता है, लेकिन बीजेपी के लोगों ने उनकी इस बात को आजाद भारत के विचार पर हमला बताया है। राहुल गांधी को विघटनकारी बताने की कोशिश की गई, जबकि जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने भी इसी तरह के विचार प्रकट किए थे। आइए सुनते हैं, जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने क्या कुछ कहा था भारत के बारे में, संविधान के बारे में। जब अंग्रेज थे उस समय भी इन 1936 डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है, उस समय भी अंग्रेजों ने अपनी शासन व्यवस्था में भारत को फेडरल स्ट्रक्चर के रूप में स्वीकार किया था और उन्होंने माना था कि इस देश को चलाना होगा तो एक कोने में बैठ करके अपनी मनमर्जी से डंडा लेकर के नहीं चलाया जा सकता है। ये विविधताओं से भरा हुआ देश है, उसकी विविधताओं को स्वीकार करते हुए उसके अनुकूल व्यवस्थाएं विकसित करनी होगी। ये 1936 में अंग्रेज शासकों के दिमाग में स्वीकार किया गया था। और अब सुनते हैं कि राहुल गांधी ने संसद में क्या कुछ कहा। A vision that India can be ruled by a stick from the center. You people have no idea of history. Because every time it has been attempted, that stick has been broken and smashed. Now what is happening as a result of your flawed vision of the country? 2 Indias are of course being created. 2 Indias are of course being created. तो सुना आपने, मोदी जी डंडे की बात कर रहे हैं तो राहुल गांधी ने छरी का जिक्र किया। शब्दों में अंतर है लेकिन मतलब दोनों के एक जैसे हैं, मगर एक अंतर और है। तब मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और उनका सपना दिल्ली आने का था। अब वो यानी मोदी जी दिल्ली पहुंच गए हैं, 7 साल से ज्यादा का वक्त गुजर गया है और भारत को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने का सपना दिखाकर ही उन्होंने ये मुकाम हासिल भी किया है। मगर अब भारत पर जैसे हर तरफ से चोट पड़ती जा रही है, आर्थिक रूप से भारत की स्थिति डामाडोल है ही, हम सब जानते हैं। अब रोजगार की बात करना भी गुनाह होता जा रहा है, ये सब भी हम देख रहे हैं। धार्मिक सद्भाव भारत की पहचान हुआ करती थी, लेकिन अब यह सद्भाव भी अनोखी बात बन गई है। कभी कपड़ों से पहचान की बात प्रधानमंत्री करते हैं तो कभी सत्ता में आने के लिए बीजेपी लोगों को दंगों की याद दिलाकर डराती है। यूपी चुनाव में आए दिन धार्मिक ध्रुवीकरण की नई नई बिसात बिछाई जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ धमकाने वाली भाषा का प्रयोग विरोधियों पर कर रहे हैं। बीजेपी ने दावा किया था कि भारत को विश्व गुरु बनाएंगे, लेकिन अभी भारत में कुछ छात्राओं को हिजाब पहनने के नाम पर स्कूल जाने से रोका जा रहा है। इस तरह की कई घटनाएं हर आए दिन घट रही हैं हमारे देश में और बीजेपी इन्हें रोकने की जगह केवल अपने फायदे के लिए या कहें तो अपना फायदा बढ़ाने में लगी हुई है। बीजेपी को किसी भी तरह सत्ता हासिल करने से मतलब है, बाकी देश में क्या नुकसान हो रहा है इसकी चिंता नहीं है, यह साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन संसद में विपक्ष के सांसद चिंतित दिखाई दे रहे हैं और सरकार को आगाह कर रहे हैं। तो आज आइए दोस्तों, आईने की नजर से पड़ताल करेंगे अखंड भारत की बात करने वाली बीजेपी की असलियत की। संघ के लोग लगातार भारत के गौरवशाली अतीत की बात करते हुए अखंड भारत और हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं,
जबकि ऐसा करते हुए वो इस देश की ऐतिहासिक पहचान को मिटाने की कोशिश करते हैं। संसद में राहुल गांधी ने इस बात को लेकर भी सरकार को आगाह किया था। उनके बाद राष्ट्रीय जनता दल के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने भी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान कहा कि इतिहास की अपनी स्मृति होती है और स्मृतियों का एक इतिहास होता है और विश्व इतिहास गवाह है कि जिस किसी ने भी अतीत की स्मृतियों के साथ छेड़छाड़ की कोशिश की है वो इतिहास के फुटनोट में चला गया, इतिहास नहीं बन सका। उन्होंने कहा कि हमने 1952 में पहला चुनाव लड़ा, हम विभाजन से निकलकर आए थे, बंटवारे की पीड़ा और दर्द था, लाखों लोग दोनों ओर मारे गए, लेकिन 1952 का चुनाव हमने समावेशी विकास और रोजगार पर लड़ा। 70 साल बाद हम किस चीज पर चुनाव लड़ रहे हैं देख लीजिए। मुझे ताज्जुब होता है कि पाकिस्तान में चुनाव हमारे नाम पर नहीं होता, लेकिन हमारे यहाँ चुनाव पाकिस्तान के नाम पर होता है। जिन्ना कहीं भी होंगे सोचते होंगे कि जो जीते जी मुझे नहीं मिल सका वो मरने के बाद भाजपा वालों ने मुझे दे दिया। मनोज झा के इस भाषण की खूब चर्चा सोशल मीडिया पर हुई क्योंकि उन्होंने भी बीजेपी की सोच को आईना दिखा दिया। हालांकि बीजेपी नेता इस आईने में असलियत देखने से ज्यादा कतरा रहे हैं। यूपी चुनाव इसकी मिसाल है, जहां पहले चरण के मतदान की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, ध्रुवीकरण की कोशिशें तेज हो रही हैं। इस बार के विधानसभा चुनाव आर्थिक हालात देश के जो हैं वो खस्ता होने के पहले का चुनाव है, यानी कि देश की हालत बहुत खराब है और उस खराब हालत में पहला ये चुनाव हो रहा है। महामारी के कारण बेरोजगारी और गरीबी दोनों बढ़ चुके हैं, ये भी हम देख रहे हैं, लेकिन बीजेपी इन मुद्दों पर चुनाव में बात नहीं कर रही है। उत्तर प्रदेश के अलावा दूसरे राज्यों में एंटी इनकम्बेंसी भावनाओं से परिचित होने के चलते बीजेपी अपने मूल मुद्दे यानी ध्रुवीकरण पर वापस लौट चुकी है ताकि जनता का ध्यान भटकाया जा सके। 31 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी पहली वर्चुअल रैली में जो भाषण दिया उससे पता चलता है कि बीजेपी का एजेंडा क्या है। अपने भाषण की शुरुआत में मोदी जी ने 1857 का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पश्चिम यूपी की इस धरती ने 1857 की क्रांति में देश को एकजुटता का संदेश दिया था। इसके बाद अंग्रेजों के खिलाफ क्रांतिकारियों ने जिस तरह रोटी और कमल के फूल के प्रतीक का इस्तेमाल किया था उसे अपने चुनाव चिन्ह कमल से जोड़ते हुए मोदी जी अपनी विभाजनकारी लफाजी पर आ गए। उन्होंने आगे कहा, कमल के फूल और रोटी ने हमेशा देश को बांटने वालों को मुंहतोड़ जवाब दिया है। 5 साल पहले यूपी में दबंग और दंगाई ही कानून थे, उनका आदेश ही शासन था। व्यापारी लुटता था, बेटी घर से निकलने से घबराती थी। पश्चिम यूपी के लोग कभी नहीं भूल सकते कि जब ये क्षेत्र दंगे की आग में जल रहा था तो सरकार उत्सव मना रही थी। इसके बाद उन्होंने गुजरात का नाम लिए बिना कहा, मैं भी मुख्यमंत्री रहा हूं, जानता हूं इन कठिन हालात से प्रदेश को बाहर लाना, दंगों से मुक्त करना मामूली काम नहीं है। इस तरह मोदी जी ने 2017 के पहले के राज्य की तस्वीर को काला बताने की कोशिश की और कहा कि अगर लोगों ने बीजेपी को वोट नहीं दिया तो प्रदेश को वापस उन काले दिनों में लौटना पड़ेगा। तो मोदी जी का भाषण किसी एंगल से लोकतांत्रिक देश के प्रधानमंत्री का भाषण नहीं था। गुजरात का नाम लिए बिना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शायद यही बताने की कोशिश उन्होंने की कि जिस तरह गुजरात में अल्पसंख्यकों और हिंदुओं के बीच एक बड़ी दीवार खींच दी गई है, सामाजिक और राजनीतिक जीवन में अल्पसंख्यकों को अलग थलग कर दिया गया है, उसी गुजरात मॉडल को यूपी मॉडल में बीजेपी बदल सकती है। समाजवादी पार्टी का जो शासन था उसमें दंगों को याद दिला करके, जो दंगे उस समय हुए थे उसको याद दिला करके बीजेपी एक बार फिर हिंदू और मुसलमानों का मुद्दा खड़ा कर रही है उत्तर प्रदेश में, जबकि पश्चिमी यूपी का यह हिस्सा अब उस कड़वी याद से बाहर निकलकर किसानों की और विकास की बात करना चाहता है। संयुक्त किसान मोर्चे की बीजेपी को हराने की अपील इसका उदाहरण है। आइए देखते हैं। पीएम मोदी सपा शासन की याद जनता को दिला रहे हैं। उधर सीएम योगी लगातार आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। 10 मार्च के बाद बुलडोजर चलेगा, जो गर्मी दिखाई दे रही है सब शांत हो जाएगी। इस तरह की धमकी भरी भाषा के प्रयोग से बीजेपी आचार संहिता का भी उल्लंघन कर रही है। लेकिन जनता अब पूरा खेल समझ चुकी है। खासकर किसान अब किसी झांसे में आने वाले नहीं हैं। वे अच्छी तरह समझ रहे हैं कि 700 से ऊपर शहादत और 13 महीने चले आंदोलन के बल पर जाति, समुदाय, धर्म सबसे ऊपर उठकर जो विराट किसान एकता बनी है, बीजेपी उसे छिन्न भिन्न कर देना चाहती है और फिर सत्ता पर कब्जा कर उन्हें रौंदने की तैयारी में है। इसीलिए किसान नेता डटकर जी जान लगाकर मोदी, शाह, योगी, तिकड़ी के सांप्रदायिक अभियान का मुकाबला कर रहे हैं और मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं।
जरूरत पड़ने पर गोदी मीडिया को भी बेनकाब कर रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ने सभी किसानों से अपील करते हुए एक पर्चा जारी किया है, जिसमें बीजेपी को किसान विरोधी कहा गया है। इस पर्चे में विधानसभा चुनाव में भाजपा को 5 राज्यों में सत्ता से बेदखल करने की अपील की गई है। पर्चे में कहा गया है कि किसानों को अपनी फसल और नस्ल बचानी है तो भाजपा को सत्ता से बेदखल कर सबक सिखाना होगा। आपको बता दूं कि पूरे किसान आंदोलन के दौरान किसानों ने अपने मंच का इस्तेमाल किसी राजनीतिक दल को करने नहीं दिया। संयुक्त किसान मोर्चा ने खुले तौर पर किसी राजनीतिक पार्टी के समर्थन की बात नहीं की है, लेकिन विधानसभा चुनाव में साफ तौर से संयुक्त किसान मोर्चा ने बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने की बात जो है वो किसानों से की है, यानी किसानों को कहा है मोर्चे ने कि आप बीजेपी को बेदखल कीजिए सत्ता से। ये बीजेपी के लिए बुरे दिनों की शुरुआत की चेतावनी है। उसे साफ संकेत मिल रहे हैं कि इस देश के लोग बहुत देर तक धर्म और जाति के नाम पर बरगलाए नहीं जा सकते। अगर बीजेपी को शासन करना है तो इस देश के संविधान के मुताबिक ही चलना होगा, मगर बीजेपी बार बार अपना धार्मिक एजेंडा थोपने पर उतारू है। कर्नाटक से इसकी ताजा मिसाल सामने आई है, जरा देखते हैं। कर्नाटक के उडुपी में जूनियर कॉलेज में कॉलेज प्रबंधन ने हिजाब पहनने वाली छात्राओं का प्रवेश रोक दिया है। वहीं दूसरी तरफ छात्रों के 2 गुटों के बीच हिजाब और भगवा शॉल पहनने का मुकाबला भी शुक्रवार को नजर आया। कॉलेज प्रशासन का तर्क है कि ये कॉलेज सिर्फ महिलाओं के लिए है और छात्राओं को हिजाब पहनने की जरूरत नहीं है, वो भी तब जब उन्हें पढ़ाया जा रहा हो। कुछ और शिक्षा संस्थानों में भी हिजाब को लेकर विवाद उठा। कॉलेज में हिजाब और भगवा शॉल के विवाद के बीच राज्य के गृह मंत्री अरागा ज्ञानेंद्र ने कहा है कि बच्चों को स्कूल में न तो हिजाब पहनना चाहिए और न ही भगवा शॉल ओढ़ना चाहिए। वहीं करीब 2 सप्ताह पहले कर्नाटक के शिक्षा राज्य मंत्री BC नागेश ने कहा था कि हिजाब पहनना अनुशासनहीनता है। हालांकि उन्होंने स्वीकार किया था कि राज्य सरकार ने ड्रेस कोड तय नहीं किया है, लेकिन विरोध करने वाले छात्राओं से फिर भी नियम का पालन करने का आग्रह किया। हिजाब पहनने वाली छात्राओं पर रोक का यह मुद्दा सोशल मीडिया पर भी उठाया जा रहा है और लोग बीजेपी सरकार को संविधान की याद दिला रहे हैं, जो सभी को बराबरी का अधिकार देता है। जब संसद में राहुल गांधी ने भारत को नेशन न कहकर के राज्यों का संघ बताया तो उनका विरोध बीजेपी के लोगों ने किया, जिस पर देश के बहुत से लोगों ने संविधान के पहले अनुच्छेद की याद मोदी सरकार को दिलाई। आपको बता दूं दोस्तों कि इस संविधान के पहले अनुच्छेद में ही भारत को परिभाषित किया गया है। इसमें लिखा है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। वहीं अब कर्नाटक के हिजाब वाले मुद्दे पर संविधान के अनुच्छेद 15 की याद दिलाने की जरूरत है, जिसमें धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध की बात है। तो आर्टिकल 1 हो या आर्टिकल 15, बात केवल इतनी ही है कि अगर सरकार संविधान के हिसाब से शासन चलाए और सत्ताधारी पार्टी संविधान के खिलाफ काम करने वालों पर सख्ती दिखाए तो देश में धर्म और जाति के झगड़ों से ऊपर उठकर मूल समस्याओं पर ध्यान दिया जाएगा। फिर विकास के कामों की बात होगी, फिर रोजगार के लिए युवाओं की पीठ पर लाठियां नहीं पड़ेंगी, फिर डबल इंजन की सरकार जैसे जुमले बेवजह नहीं उछाले जाएंगे। लेकिन देखना होगा कि देश में वो सुबह कब आएगी। खैर, शायर खलीलुर रहमान आजमी ने ठीक ही फरमाया है कि हमें तो रास न आई किसी की महफिल भी, हमें तो रास न आई किसी की महफिल भी, कोई खुदा कोई हमसाया एक खुदा निकला। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे खबरों के नए आईने के साथ। तब तक देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।